नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC GS X 2025 के पार्ट 4 के माध्यम से स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी 6 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है 1:15 PM वाली, उसके जो GS के क्वेश्चंस हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे। कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या आपके SSC CGL CHSL 2025 के एग्ज़ाम में SSC पूछ सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और नोट्स बनाते चलिए। PDF के पीछे मत भागिए। PDF केवल और केवल आपकी जो ये जर्नी है आपके एग्ज़ाम के सफलता में एक बाधा है, इसलिए PDF के पीछे मत भागिए। अपने नोट्स तैयार कीजिए और इन्हें ही रिवाइज कीजिए, वही आपका लास्ट में काम में आने वाले हैं। ये PDFs केवल फ़ोन में रह जाएंगे और फॉरवर्ड होती रहेंगे और कुछ नहीं होगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आप देखेंगे एक पैराग्राफ से NCERT की जो किताब है साइंस की, जिसमें क्लास 9 की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें एक पैराग्राफ से ये पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए क्लास 9 की जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो बुक है, चैप्टर है चैप्टर 5 सेल वॉल, इसमें मैंने लिखा है प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। जो प्लांट सेल होती हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक आउटर रिजिड कवरिंग और होती है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकेटेड आउटसाइड द सेल वॉल। यहाँ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा होता और यहाँ सेल वॉल लिखा होता तो ये सही होता। सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, ये लिखा है सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे तो करेक्टली मैच पूछा है। फिर बोला गया है प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो सेल वॉल जो है मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या है, प्रोटीन नहीं है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज है। फिर अगला, सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, देखिए एग्जैक्ट दिया गया है, तो ये आपका सही है सेलुलोज को लेके। ठीक है, तो आपका ये वाला है। अब देखते हैं आपके ऑप्शन में एक प्लाज्मोलाइसिस है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो सेल वॉल से सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो प्लांट सेल है वो वाटर लूज कर देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यही लाइन लिखाई है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब गेन ऑफ वाटर बाई प्लांट सेल, गलत। लूज ऑफ वाटर बाई द प्लांट सेल। अब ध्यान से सुनिए, आपसे एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल जो वाटर रिलीज करती है, प्लाज्मोलाइसिस जिस प्रोसेस को बोलते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट सेल जो है वो वाटर लूज करती है, वो है ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है ऑस्मोसिस। आपके घर में RO लगा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसी तरीके से यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात की जा रही है। ठीक है, ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें एक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब इसके थ्रू कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आर पार हो सकती हैं। जैसे इसमें लिखा है कि कार्बन डाई और ऑक्साइड मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ सकते हैं। ये किस वजह से आते हैं, किस इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हो गया हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। ये आपसे पूछे जाने के चांसेज हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अवसर लागत। वैसे तो नाम से ही दिख रहा है एक ऐसा अवसर जो आपको मिला बट आपने उसको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसे बोल रहे हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन व्हेन ए चॉइस इज मेड। जब आपने किसी चीज़ का चुनाव किया तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य आपने जो त्याग दिया उसी को बोला जाता है क्या, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
देखते हैं। जो क्लास 12 की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक है उसमें चैप्टर 4 है थ्योरी ऑफ द फर्म विद परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन की स्पेलिंग देख लीजिए, आपसे एसएससी स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछ सकता है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी लाइन टू लाइन उठाया गया, आप देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स वन ऑफन एनकाउंटर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सम एक्टिविटी इज द गेन फॉरगोन फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट एक्टिविटी। समझ में आ गया? ठीक है। सपोज यू हैव ₹1000 विच यू डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन योर फैमिली बिजनेस। आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने प्लान किया कि मैं ये 1000 रुपये अपने फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। वट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर एक्शन। अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको देखते हैं। इफ यू इन्वेस्ट द मनी, इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट दिस मनी यू कैन इधर कीप इट इन हाउस सेफ। अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके अपने घर के लॉकर में रख लें जहाँ पे 0 रिटर्न आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि एक दो बैंक हैं, बैंक 1 और बैंक 2, जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रही हैं, 10% 5%, उनमें आप जमा कर देते हैं तो 10% वाले में आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है। बट दिस अपॉर्चुनिटी विल नो लॉन्गर बी देयर वंस यू इन्वेस्टेड मनी इन योर फैमिली। अगर आप एक बार अपने मनी को इन्वेस्ट कर चुके हो फैमिली बिजनेस में तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है बैंक में जमा करने की जो 10% रेट दे रही है वो क्या होगी, जा चुकी होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इन योर फैमिली बिजनेस इज देयर फॉर द अमाउंट फोरगोन इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक 1। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो अमाउंट होगा जो आपका जा चुका, जो बैंक 1 देने वाली है 10% इंटरेस्ट रेट से। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई बेहतर विकल्प है उसको आपने कमा दिया, उससे आपको जो गेन होने वाला था दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन अ चॉइस इज मेड। क्लियर है? लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। अब आप देखेंगे सेम क्वेश्चन एसएससी ने पहले भी पूछा जा चुका है। एसएससी स्टेनो के एग्जाम में 2019 में आप देखेंगे द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सनलाइट, सनलाइट का कोई विकल्प नहीं है, अपने पास सनलाइट का कोई विकल्प नहीं है तो सनलाइट का कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। कब पूछा गया है? CHSL 2020 में। फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। एक बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसे राक्षस तंगड़ी का बैटल भी बोलते हैं, ये इसमें दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। एक कोई सल्तनत थी और एक विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर जब कृष्णदेव राय जी थे, तो आप आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी जो है क्लास 12 आपकी थीम्स, क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसका थीम 7 है एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो उसमें बोला गया है कृष्णदेव राय जी की डेथ हो जाती है 1529 में। तो उसके बाद अरेबीडू नाम का जो डायनेस्टी है वो फ्लोरिश करती है उस जगह। तो जो मिलिट्री एम्बिशंस थी विजयनगर के रूलर्स की और जो डेक्कन सल्तनत है उनकी आपस में क्या होती है, काउंटर होने लगती है। तो 1565 में राम राया, ध्यान रखना है राम राया का नाम ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है एसएससी इस पैराग्राफ से। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगरा लेड द आर्मी इनटू द बैटल एट द राक्षस टंगड़ी also known as Talikota, where his forces were routed by the combined army of बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि 1565 में विजयनगर और डेक्कन सल्तनत के बीच में ये बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। और विजयनगर की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर थे वो लड़ रहे थे राम राया, और जो डेक्कन सल्तनत है वो किस किस से मिलकर बना है, जो कन्फेडरेशन है वो बीजापुर है और अहमदनगर है और गोलकोंडा। ये क्वेश्चन आपसे रिपीट होकर आपको दिखेंगे एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिएगा ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। कब हुआ है? 1565 में। इन विच ईयर बैटल ऑफ तालीकोटा फोर्ट बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड द डेक्कन सल्तनत। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 1565 में हुआ था। बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ा गया? 1565 में। MTS 2022 में पूछा गया है,
ठीक है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर ही पेपर बना है, और आपका जो सीजीएल का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का होगा 2025 का, उसमें भी इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। अभी क्या है, एग्जाम पास में है, पूरी एनसीईआरटी मैं भी नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको गलत आश्वासन दे दूं कि मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस पैराग्राफ से अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं पैराग्राफ्स को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो मैं रेफरेंस पूरी पूरी बुक दे रहा हूँ, चैप्टर दे रहा हूँ, तो आप उन पैराग्राफ्स को कंप्लीट करते चलिए। उन पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा हाई चांसेज हैं। जैसे आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, आप देख सकते हैं, एक पीआईवी पूछी गई थी, पीआईवी से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें जो चावर पोर्ट वाला है, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है। मैं उस वीडियो में आपको बताया कि ये 10 साल वाला ये भी पूछा जा सकता है, और हकीकत में यही हुआ कि उस चावर पोर्ट वाले से 2 क्वेश्चन, शहीद बहिश्ती वाला एयरपोर्ट पोर्ट पूछा गया, और 10 साल वाला, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री क्विज मिलता है टेलीग्राम पर वोकैब का, और पीआईबी और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ 2 डे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन द ई साक्षी पोर्टल इन द जून 2024। अब आप देख रहे होंगे कि आपका एग्जाम ये जो है अगस्त में हुआ है, तो जून 2024 के, अगस्त 25 में हुआ है, जून 24, साल भर पुराने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि पीआईबी हम कौन से करें। तो भैया आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर से आप देखिए, अगस्त में जून 24 के पूछे हैं, तो आप 2024 के तो एटलीस्ट पीआईबी करके जाइए, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पीआईबी कैसे देखनी है उसका लिंक भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। ई साक्षी पोर्टल जो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, उसका क्या पर्पस था 2024 में। तो ई साक्षी पोर्टल को लेके 6 अगस्त 2025 को एक न्यूज आती है। ये आप अगर पीआईबी भी देखेंगे तो पीआईबी भी आपको 2024 की भी मिल जाएगी, ठीक है। उसमें क्या दिया गया, पहले तो इस मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पाई यूनिवर्सिटी है। ई साक्षी पोर्टल से है, किसके साथ कोलैबोरेशन से चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चल रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द एमपी लेड स्कीम। तो ध्यान से सुनिए, एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत जो रिवाइज फंड फ्लो का प्रोसीजर है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 अप्रैल 2023 से ई साक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मॉस्पाई के अंदर है। किसके कोलैबोरेशन से बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ट्रेन ऑफिशियल्स ऑन द रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द एमपी लेड स्कीम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मैंने और बाकी चीज़ें बताई हैं ये पूछी जा सकती हैं, जैसे एसबीआई का नाम पूछा जा सकता है और मिनिस्ट्री का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो यहाँ पे लेगून और बैक वाटर्स हैं, जैसे आप केरला में बैक वाटर्स आपने देखे होंगे। तो देखते हैं, एनसीईआरटी जो है क्लास 9th की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये पूरा जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट, इस पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कोस्टल प्लेन है 2 तरीके से डिवाइडेड है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज का मतलब, जैसे आपने द्वारका नगरी के बारे में सुना होगा, तो द्वारका नगरी जो है वो डूब गई थी, उसकी वजह से इंडिया का जो मेन लैंड है वो सबमर्ज हो गया। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वाटर के अंदर सबमर्ज है, ठीक है। मतलब जो सबमर्ज है उस एरिया पे वो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस इट इज ए नैरो बेल्ट दैट प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। जैसे कांडला पोर्ट है, मझगांव पोर्ट है, जीएलएन पोर्ट है, नावा सेवा पोर्ट है, मामरा गांव पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये सारे के सारे पोर्ट जो हैं वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। अब क्वेश्चन आपसे एसएससी क्या पूछेगा, बहुत सारे पोर्ट्स के नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट नहीं है। नहीं पूछेगा, आपको जब पता है कि कौन कौन से हैं, जैसे कांडला पोर्ट है, मझगांव है, जेएलएन पोर्ट है, नावा शेवा है, मारमा गांव है गोवा का, मैंगलोर है, ठीक है। और आयरन ओर का ये सबसे प्रीमियर पोर्ट है मारमा गांव, पहले भी इसमें स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है। कोचीन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट के।
अब ये कैसे कैसे चल रहा है, तो गुजरात की तरफ नॉर्थ में है और केरला की तरफ ये साउथ में है। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट को भी फॉलोइंग सब डिविजन्स में बांटा गया है, जैसे कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में है, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र में है, गोवा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है तो ये कर्नाटका में है, और मालाबार कोस्ट कहाँ है, केरला में है। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर नैरो इन द मिडिल एंड गेट ब्रॉडर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। बीच में नैरो है और नॉर्थ और साउथ में क्या है, ये ब्रॉडर है। ठीक है। अब अगला देखिए, मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। कयाल्स किसको बोलते हैं, बैक वाटर्स को। तो यहाँ से समझ में आ गया आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बैक वाटर्स एंड लेगून। क्लियर है। कयाल ध्यान रखना है, कयाल क्या है कि मालाबार कोस्ट पे एक डिस्टिंग्विश फीचर है इन द फॉर्म ऑफ बैक वाटर्स विच आर यूज फॉर फिशिंग इनलैंड इन नेविगेशन ड्यू टू इट्स स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट का स्पेशल अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे हाउस बोट्स होती हैं। ठीक है। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती है वो पुन्नामाडा कयाल में केरला में ऑर्गेनाइज की जाती है। पुन्नामाडा कयाल मतलब पुन्नामाडा बैक वाटर्स। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है। और अब ईस्टर्न कोस्ट के बारे में और बताया गया है कि ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट के कंपेयर में ब्रॉडर है। ये लाइन एग्जैक्ट आपसे पूछी जा सकती है स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है। और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, और आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, एमर्जेंट कोस्ट है। ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे सारी की सारी नदियाँ ईस्टवर्ड हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि सारी की सारी कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी क्या हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि ईस्टर्न कोस्ट साइड जाती हैं, जो कि क्या है, एक इमरजेंट कोस्ट है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द एमरजेंट नेचर इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो इसका क्या है, यहाँ पे पोर्ट्स और हार्बर्स जो है वो बहुत कम है। ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनने के और भी चांसेज हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सबमर्ज कंडीशन में है, और जो ईस्टर्न कोस्टल है वो इमरजेंट कोस्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपेयर में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ब्रॉडर है। ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी हैं, बाकी ये आप याद रख सकते हैं। अब देखेंगे ये सेम क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। What type of coastal plain are the western coastal plain in India classified as? तो क्या होगा, सबमर्ज कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए क्या करोगे, इमरजेंट। ई से ई याद कर लिए, ई मतलब ईस्टर्न और ई मतलब क्या हो गया आपका, इमरजेंट। रेलवे एनटीपीसी ने पूछा है, एनटीपीसी के एग्जाम से, आरपीएफ के एग्जाम से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट उठाए हैं एसएससी ने। ठीक है। तो महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात टू अगर केरला आएगा तो भी सही है, और कन्याकुमारी आएगा तो भी सही है। तो करेक्ट आंसर गुजरात टू कन्याकुमारी। विच कोस्टल प्लेन इज प्रीडोमिनेंटली रॉकी, तो ये सारे के सारे कौन से हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो रॉकी नेचर के हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोंकण कोस्ट है। ये पूरी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये मैंने पूरे आपको बताए थे कि किस कोस्ट का क्या नाम है। ठीक है। कच्छ है, काठियावाड़ है, कोंकण है, गोवा है, मालाबार है, ये सारे के सारे कोस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, तो कौन सा पोर्ट लोकेटेड है, मैंने पूछा था अभी आपसे, कई सारे पोर्ट मैंने आपको बताए थे, इनमें से कौन सा वेस्टर्न कोस्ट साइड है, तो उन सभी के नाम आप याद कर लीजिए, उनमें एक कोचीन पोर्ट था। ठीक है। मालाबार कोस्ट किस किस के बीच में है, तो मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में है, केरला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदेला डायनेस्टी ने 10वीं और 11वीं सेंचुरी में एक एग्जीक्यूट मतलब उत्कृष्ट मूर्तियों वाला एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके गर्भगृह में राजा और उसके परिवार के लोग ही पूजा करते हैं। चंदेला डायनेस्टी के कौन से राजा हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा इस एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी क्लास 9th की है, इंट्रोडक्शन टू द एन इंडियन आर्ट, क्लास 11th की सॉरी, उसका चैप्टर 6 है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है। तो इसमें साफ साफ एक लाइन लिखी गई है, temples of Khajuraho made by the Chandela kings in the 10th century, about 400 years after the temple at
देवगढ़। मतलब खजुराहो के जितने भी टेम्पल हैं वो किसने बनाए हैं, आपके चंदेला डायनेस्टी ने बनाए हैं, जिसमें एक टेम्पल का नाम दिया गया लक्ष्मण टेम्पल, ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है। और कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में जो है वो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। ये चंदेला किंग दंगा ने बनवाया था, दंगा ने 954 वाले में, और ये भी दंगा देवा ने ही बनवाया है कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, इसमें इतना ही है। बाकी आप इसको पैरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कलश और वेस के बारे में पता चलेगा, अम्लक क्या है ये भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था, द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 सी बाई द किंग धंगदेवा ऑफ विच डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन फिर से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वेयर इज द कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे है, तो खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कब पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। रेलवे एनटीपीसी में फिर से पूछा गया, कंदरिया महादेव मंदिर में के गर्भगृह में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान है जहाँ केवल राजा और उसके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में कब डिक्लेयर किया था, कब रिकॉग्नाइज किया था, तो 2021 में। ठीक है, इस पर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आप रेलवे एनटीपीसी में देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, विच कल्चरल फेस्टिवल वाज इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द 16th सेशन टुक प्लेस वर्चुअली 13 से 18 दिसंबर 2021। पहले तो ध्यान रखना 16वें सेशन में हुआ है। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट है उसमें कौन सा फेस्टिवल है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो दुर्गा पूजा है। क्लियर है। सेम क्वेश्चन फिर पूछा गया, विच फेस्टिवल फ्रॉम द वेस्ट बंगाल हैज फाउंड अ प्लेस इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो करेक्ट आंसर क्या है, दुर्गा पूजा। एसएससी जीडी में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, अभी फरवरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2022 में सीजीएल में पूछा गया है, विच इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द यूनेस्को। ठीक है, सेम यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कौन से इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल को रिसेंटली इंक्लूड किया है, दुर्गा पूजा। 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का करंट अफेयर। DSSB ने हेड क्लर्क के एग्जाम में पूछा था, इन 2021 विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है वो 2021 में ऐड की गई थी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आप देखिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, क्या उसमें और बेहतर पूछा जा सकता है, क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी हमारी वीडियोज आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मदद कर रही होंगी। आप ज़रूर शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में ये काफ़ी मदद कर रही हैं, तो शेयर ज़रूर करिए आप। विच इंडियन स्टेट हैज़ द फर्स्ट टू बेनिफिट द ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सी स्टेट है जिसे भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ मिला था, तो वो थी पंजाब। ठीक है, इस पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो देखिए, रेलवे ने 2025 में ही पूछा था एग्जैक्ट क्वेश्चन और यहीं से उठाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वाज मोस्ट पॉजिटिवली इम्पैक्ट बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्या है, पंजाब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट स्टेट कौन सी है, पंजाब। कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया लेड टू इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन व्हाट स्टेट, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे पहले पंजाब का नाम आएगा। ठीक है, सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन टू लाइन है। देखिए, साफ साफ लिखा गया है, First phase of Green Revolution approximately mid 1960 up to 1970, the use of HIV मतलब HYV मतलब high yield variety seeds was restricted to the more affluent states Punjab, Andhra and Tamil Nadu। यही पूछा गया है, in the first phase of Green Revolution the use of HYV मतलब high yield variety seeds was restricted to more affluent of which group of the state, तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन उठाए गए एनसीईआरटी से। एक बैंक की मेन लायबिलिटी क्या है, कि जो लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है वो, कि उसे वो वापस करना है।
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनकी खरीदारी और बेचना, इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट क्या होती है, जिस पे आरबीआई उधार देती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो इस पर एग्जैक्ट तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर आप एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग, उसमें साफ साफ ये लाइनें लिखी हुई हैं। फॉर अ बैंक द मेन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट विच पीपुल केप्ट इट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, बैंक रेट क्या है, देखिए साफ साफ लिखा है, आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, दिस रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। इसका मतलब अगर बैंक रेट कम होगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी। कैसे, देख लेते हैं। अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दी तो कमर्शियल बैंक जो है उनके जो लोन्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग कम लेंगे, लोग कम लेंगे तो इसका मतलब मनी सप्लाई मार्केट में नहीं रहेगी। और यदि बैंक रेट गिर जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक भी अपने रेट गिरा देंगे, जब वो गिरा देंगे तो लोन ज़्यादा लोग लेंगे, ज़्यादा लोग लेंगे मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही है, बैंक रेट और मनी सप्लाई आपस में रेसिप्रोकल हैं। बैंक रेट फॉल करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, बैंक रेट अगर इंक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। ठीक है, समझ में आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है। गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू की जाते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग जो है उसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दो तरीके के होते हैं, आउटराइट और रेपो। इसको पूरा पढ़ लीजिए, इस पैरा से क्वेश्चन फिर से बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक रेट क्या होती है, ऑलरेडी एसएससी जीडी में 2022 में पूछा चुका है। सेंट्रल बैंक लैंड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसी को बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक रेट इन द इंडियन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि उनका जो है वो बैंक रेट क्या होगा। एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट, कब, सीजीएल 2020 में पूछा गया है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल बाई द कमर्शियल बैंक टू द आरबीआई, आरबीआई कमर्शियल बैंक मतलब जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट पे करती हैं उसी को बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई चार्जेज ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स, तो उसे बोलेंगे बैंक रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है, वह दर जिस पर बैंक विनियम बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बैंक दर। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द आरबीआई आर ऑफ टू टाइप्स, अभी मैंने बताए थे आपको दो तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक आउटराइट है और एक दूसरा मैंने बताया था रेपो। क्लियर है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। सीजीएल 2022 में भी पूछा गया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें से क्या है जो आरबीआई के द्वारा होता है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refers to the purchase and sale of the government security is called open market operation, CHSL 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, DSSB में पूछा गया है, बैंक प्रणाली द्वारा धन सृजन के संबंध में देयताएं क्या हैं, मतलब बैंकिंग सिस्टम में लाइबिलिटीज पूछी गई हैं, तो लाइबिलिटीज जमाएं हैं जो आपने डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथक पर बेस्ड है, पहले भी पूछा जा चुका है और कई सारे क्वेश्चंस इस पर इस स्टेनो के एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट में पूछे भी गए हैं। कथक एक क्लासिकल डांस है जो कि टोटल 8 क्लासिकल डांस है, तो ये कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का है। अवर पास टू क्लास 7 की जो बुक है उसमें चैप्टर 7 है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, उसमें एक साफ साफ एक पैराग्राफ है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कथक नाउ एसोसिएटेड विद द सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, पहली लाइन। ठीक है, द कथक इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड कथा, कथा का मतलब होता है अदर लैंग्वेज फॉर अ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी, कथा मतलब स्टोरी। कथक वॉज ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर, ओरिजिनली जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में जो स्टोरी टेलर थे उनकी जो जाति थी उसे कथक के नाम से ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम। ठीक है, तो
कथक के बारे में ये बोला गया है, द लीजेंड्स ऑफ द राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन द फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक जेस्टर ऑफ कथक स्टोरी टेलर। ठीक है, तो स्टोरी टेलर से रिलेटेड है। बाकी और भी क्लासिकल डांस हैं, जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली केरला का, ओडिसी ओडिसी मतलब उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, सबके बारे में दिया गया है। अतिभंग, अतिभंग नाम का पोस्चर मोहिनी अट्टम में होता है, केरला का है। अभंग ये सतरिया आसाम में है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है, जिसमें मेल डांसर जो होता है वो समभंगा मुद्रा में होता है और फीमेल जो है वो त्रिभागा में होती है, त्रिभंगा। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर की है, अभंग नाम का जो पोस्चर है वो इसका है। ठीक है, कथकली केरला की है, सामाभंगा। ओडिसी उड़ीसा का है, त्रिभंगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जिसे द्विभंग बोला गया है जिस पोस्चर को। ठीक है, कथक, कथक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का है, समाभंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्लासिकल डांस देखे हैं। अब बताते हैं आपको, इसमें एक डांस है जो इम्पोर्टेंट, सतरिया। ये कहाँ का है, आसाम का है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कथक को लेके बोला गया है, कथक इज द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया, CHSL 2022 में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, नॉर्दर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच डांस टाइप बिलोंग्स टू नॉर्दर्न इंडिया, CHSL 2021 में पूछा गया, तो कथक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज रेफर टू द डांस ऑफ स्टोरी टेलर, अभी मैं बता चुका हूँ, कथक मतलब कथा, कथा मतलब स्टोरी टेलर। मंदिर में, नॉर्थ इंडिया के मंदिर में जो स्टोरी टेलिंग करते थे उस कास्ट को बोला जाता था कथक, तो उसी पे बेस्ड है ये डांस, स्टोरी टेलर। तो करेक्ट आंसर क्या है, कथक। कब पूछा गया है, दिल्ली पुलिस 2022 के एग्जाम में। इस तरीके से वीडियो हमारी समाप्त होती है। अब हम आगे की शिफ्ट करेंगे, स्टेनो की जो भी अगली शिफ्ट होगी उसके क्वेश्चंस को NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बताएंगे कि कहाँ से ये पूछे गए हैं और क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम दोनों ही चीज़ें कवर कर रहे हैं इस तरीके से। क्या और बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।